हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के हमारे पॉलिटी सीरीज़ के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे थे, तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं। बेसिकली जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारी 8 अनुसूचियाँ थी, जो अब फिलहाल बढ़कर 12 हो गई हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग-अलग संविधान संशोधनों से इनकी संख्या बढ़ती रही। तो हम पहले तो सारी अनुसूचियों को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले क्या होता था कि पूछ लेते थे कि छठी अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में क्या है या आठवीं अनुसूची में क्या है। लेकिन अब क्या है कि विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उन्होंने अपना पैटर्न बदल दिया है और अब वो ये नहीं पूछते कि किस अनुसूची में क्या है, वो उसके अंदर का भी पूछने लगे हैं। तो हम उसको भी समझेंगे और ध्यान से और एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हमारा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो और आप ऐसे याद भी कर लेंगे कि आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, यानी देयर आर 12 शेड्यूल, नंबर ऑफ 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो हम बात करते हैं सबसे पहले शेड्यूल की। फर्स्ट शेड्यूल, जो कि हमारा पहला शेड्यूल है। तो पहला शेड्यूल में दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया कंटेन देयर नेम्स, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी सेक्शन 1 से 4 तक की जो भी चीज़ें हैं वो हमारी पहली अनुसूची में दी हुई हैं। तो पहली अनुसूची में हमारा क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया। देखो, आप ये समझ लो कि आप जैसे कोई भी ये बुक है, आप बुक को ओपन कर रहे हो तो बुक में सबसे पहले क्या दिया होगा। अब मान लिया वो बुक किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखी हुई है, या मान लिया कि किसी देश के संविधान के बारे में लिखी हुई है, तो उस बुक में सबसे पहले क्या होगा। मान लिया हमारा इंडिया है, सॉरी फॉर माई ड्राइंग। तो सबसे पहले इस देश के बारे में, इसके स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी के बारे में डिफाइन किया गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी जो अनुसूची है उसमें क्या दिया हुआ है, हमारे स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक, अब उसके बाद बात आती है कि हमारी दूसरी अनुसूची में क्या है। दूसरी अनुसूची में जो हमारी है वो डील करती है सैलरी, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, chairman and deputy chairman of Rajya Sabha and Legislative Council, judges of the Supreme Court and High Court, and CAG of our India। ठीक है, हिंदी में समझते हैं कि जो हमारे द्वितीय अनुसूची है उसमें हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, कहाँ के, राज्यसभा या विधान परिषदों के, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, और कैग के जो भी हमारे अलाउंस होंगे, सैलरीज होंगी, प्रिविलेज होंगे, उसके बारे में। तो शेड्यूल 1 में हमारा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कि नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटी। शेड्यूल 2 में कि यहाँ पे जो लोग बेसिकली, तो यही लोग तो काम करेंगे ना जो मतलब हायर पोजीशन पे होंगे, तो इनकी सैलरीज, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, उसके बाद बात आती है थर्ड शेड्यूल में। तो थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है हमारा कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कि वो लोग अपने जो विभिन्न संवैधानिक पद हैं, चाहे हमारे कैग हों या हमारे जजेस हों, ठीक है, तो ये लोग मतलब जो शपथ ओथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। ठीक, अब उसके बाद बात आती है हमारी चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में हमारे दिए हुए हैं राज्यसभा में और राज्यों में जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें सीटों का आवंटन। जैसे हमारा जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक तो लोकसभा है, ठीक है, 2 हाउस है, इसको बोलते हैं लोअर हाउस, और फिर हमारा आता है अपर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं हम राज्यसभा। ठीक है, तो हमारा जैसे लोकसभा में सीटें दी हुई हैं और राज्यसभा में जो सीटें हैं, तो वहाँ पे ये फिक्स करने के लिए कि किस स्टेट से, जैसे हमारे जो भी स्टेट्स एंड यूटीज हैं, तो ये फिक्स करता है, इस शेड्यूल में फिक्स किया गया कि किस स्टेट से कितने मेंबर्स राज्यसभा में और किस स्टेट से कितने मेंबर लोकसभा में आएंगे। ठीक, उसके बाद बात आती है हमारी 5th एंड 6th शेड्यूल। इस सीट को अभी तो फिलहाल हम देखे ले रहे हैं, लेकिन हम इसको अभी बाद में जब सारी हम अनुसूचियां यानी सारे शेड्यूल पढ़ लेंगे तो हम इसको बाद में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल ये हॉट टॉपिक बना हुआ है लद्दाख का, जो हम इशू देख रहे हैं। तो लद्दाख में देखा होगा कि वो 6th शेड्यूल में खुद को ऐड करने की डिमांड कर रहे हैं, तो हम समझेंगे कि क्यों वो चाहते हैं 6th शेड्यूल में ऐड होना और 5th शेड्यूल में क्यों नहीं, क्योंकि 5th शेड्यूल में भी तो ऐड हो सकते हैं ना। तो हमारा 5th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण। और 6th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, इसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम में विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। इसको याद कैसे करेंगे, 6th शेड्यूल में हमारे कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो एटीएम,
कौन से? एटीएम। एटीएम में कौन से स्टेट? और एम को डबल एम रखना, तो आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और ये कौन सा हो जाएगा? मेघालय। अब एक चीज़ और याद रखना, कई बार एग्जाम में दे देता है ना कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है, तो एम फॉर मिजोरम नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? एम फॉर मिजोरम। और याद कैसे रखेंगे कि याद कर लो ऐसे, एटीएम में मनी नहीं है, तो मनी से सॉरी मिजोरम बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, एटीएम में मनी नहीं है, तो मनी से क्या होगा? मणिपुर। इसमें से कौन सा स्टेट नहीं आता? मणिपुर। मणिपुर हमारा 6 शेड्यूल में नहीं आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली 7 शेड्यूल की। तो हमारे 7वें जो अनुसूची है उसमें दिया गया है कंटेन 3 लिस्ट, कि जैसे मेरा मान लिया ये हमारा स्टेट है और ये हम मतलब अपनी प्यारा भारत है, और भारत का मान लिया कि जैसे लोकसभा है या अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो संपूर्ण भारत के लिए जो हमारी लोकसभा है और राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, और फिर जो हमारे राज्य आते हैं तो राज्य अपने राज्यों के लिए कानून बनाते हैं। तो हमारा जो 7वीं अनुसूची है वो बात करती है विषयों के बारे में कि किस टॉपिक पे कौन बना सकता है। अब मान लिया अगर ये ना डिसाइड बनाया गया होता, कोई कुछ भी लॉ किसी पे भी बना सकता है, तो फिर सेंटर की पावर का क्या होता कि स्टेट को भी पावर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो संघवाद है, मतलब एकात्मक संघवाद है कि हम कई सारे स्टेट्स को भी पावर देते हैं ना कुछ, ताकि वो अपने लिए लॉ बना सकें। तो क्या किया है, इसमें 3 लिस्ट दी हुई है, पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कंकरेंट लिस्ट। यानी इसमें यूनियन लिस्ट में 97 विषय, स्टेट लिस्ट में 66 विषय और कंकरेंट लिस्ट में 47 विषय। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, उसके बाद आती है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो हमारी है वो दी हुई है भाषा के लिए, जिसमें हमारी संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है? 22, और मुख्य रूप से कितनी थी? 14। ठीक, 9वीं अनुसूची क्या कहती है? तो 9वीं अनुसूची कंटेन्स लॉ रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। जैसे पहले क्या था कि भारत के आज़ाद होने से पहले काफ़ी सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, यानी सामंतवादी व्यवस्था थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट, ये 1951 में ही इसमें जोड़ा गया था नवा शेड्यूल। तो इसमें जो भी लॉ होंगे अब जमींदारी को ख़त्म करने के लिए, उन सबको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बोल के कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून है, जिन्हें प्रारंभ में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या मैंने अपनी लैंड होल्ड कर रखी है तो मैं इसको जमींदारी व्यवस्था को लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दूंगा, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के पास था, तो जिसकी वजह से ये हमारा 9 शेड्यूल जोड़ा गया। किससे? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी 10 शेड्यूल की। 10 शेड्यूल क्या कहता है? 10 शेड्यूल कहता है ये हमारा कब जोड़ा गया था? सबसे पहले तो 52वें संविधान संशोधन से 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां। ईयर कौन सा? 1985। इसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी, मान लिया कि कोई भी किसी भी पार्टी का मेंबर है, मान लिया ये जेड नाम की पार्टी है, इसका कोई भी मेंबर एम है, ये अगर अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है, कहाँ पे वोट? संसद में, किसी भी प्रस्ताव पे संसद में अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है, या फिर चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़ के, कोई भी एमएलए और एमपी दोनों के लिए अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अयोग्य घोषित हो जाएगा। लेकिन जैसे हम कई बार देखते हैं कि अगर हम महाराष्ट्र में ही देखें कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना 2 भागों में टूट गई, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो शिंदे गुट था, जो भी शिंदे गुट था, तो उसने बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली। तो उन पे ये 10 शेड्यूल हमारा एप्लीकेबल कैसे नहीं होता? एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और प्रोविजन है कि अगर 2/3 ऑफ द मेंबर, हम इसको अच्छे से लिख लेंगे कि अगर 2/3 ऑफ मेंबर यानी 2/3 सदस्य अगर कोई भी पार्टी में ज्वाइन करने से पहले अपना रेजिग्नेशन दे दें, यानी त्याग पत्र दे दें। क्या दे दें? त्याग पत्र दे देते हैं, तो उन पे जो ये दल बदल विरोधी कानून है, वो बेसिकली जो वहाँ का स्पीकर होता है उसके पास इस बारे में निर्णय देने की शक्ति होती है कि वो इस पर डिसाइड करेगा कि इनको अयोग्य घोषित करना है कि नहीं। तो उस वजह से अगर 2/3 लोग एमपीज आपकी पार्टी छोड़ के जाते हैं, एमपीज एमएलए,
तो आप पे ये दल बदल विरोधी कानून नहीं लगता। उसके बाद बात आती है हमारी 11वीं और 12वीं शेड्यूल की। तो याद रखना 11वीं में हमारी है पंचायतें, ठीक है, और हमारे 12वें शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, नगर पालिकाएं, ठीक, म्यूनिसिपैलिटीज। तो 12वीं शेड्यूल में नगर पालिकाएं और 11वीं में पंचायतें। अब हम बात करेंगे हमारे जो हमने छोड़ा था 5th एंड 6th शेड्यूल की। तो यहाँ पे डालेंगे हम 5th शेड्यूल। क्या डालेंगे, 5th शेड्यूल, यानी 5वां अनुसूची, ठीक। अच्छा, 5वां अनुसूची जो है हमारे वो 10 राज्यों के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के राज्यों 10 राज्यों को इंक्लूड करता है। हमारे कौन से 10 राज्य। इसमें क्या होता है कि जहां जिन राज्यों में SC/ST कम्युनिटीज, सॉरी SC नहीं, ST कम्युनिटीज, जिन जगह पे ST कम्युनिटीज की जो संख्या होती है वो बहुतायत होती है, तो वहां पे ये 5वां शेड्यूल एप्लीकेबल होता है। ये कहता क्या है हमारा 5वां शेड्यूल, हमारा 5th शेड्यूल कहता है कि जब भी कोई भी, मान लिया 5th शेड्यूल में कोई भी जगह आ जाती है तो उस पर जो कानून बनाता है वो गवर्नमेंट, जो गवर्नर वहाँ का होता है उसके पास पावर चली जाती है, और वो अपनी ईयरली रिपोर्ट किसको भेजेगा, प्रेसिडेंट को, ठीक, प्रेसिडेंट को भेजेगा। समझ गए बेटा। अब क्या करते हैं कि अब मान लिया इसके पास तो जो गवर्नर है हमारा राज्यपाल, यानी जो शक्तियां होती हैं यहाँ पे कानून बनाने की वो किसके पास चली जाएंगी, राज्यपाल के पास। किसके पास, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल क्या कर सकता है कि कोई भी जो वहाँ की राज्य सरकार कानून बनाती है उसको ओवरराइड भी कर सकता है, ठीक। जो भी कानून अगर कोई भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट बनाती है तो उसको वो क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। अब बात आती है हमारी 6th शेड्यूल की। किसकी, 6th शेड्यूल की। 6th शेड्यूल की हम बात करेंगे, 6वीं अनुसूची, ठीक। 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची में फर्क क्या है। 6वीं अनुसूची में जो 4 राज्य हैं, हमारा असम, दूसरा हमारा त्रिपुरा, कौन सा नहीं होगा, अभी बताया, मणिपुर, ATM में क्या नहीं, मनी नहीं, मेघालय, और हमारा चौथा मिजोरम, ठीक। तो आसाम में कौन कौन सी, बोडो एरिया, कार्बी अलोंग एरिया, ठीक। त्रिपुरा में कौन कौन से, हमारे सॉरी मेघालय की गारो खासी जयंतिया टाइप, गारो खासी जयंतिया हिल्स एंड चकमा और लाईमारा मिजोरम में आते हैं, ठीक। तो इन चारों राज्यों में जो पावर होती है वो गवर्नर के पास नहीं होती है। जो वहाँ पे पावर होती है वो होती है ADC के पास, स्वायत्त जिला परिषद। कौन, स्वायत्त जिला परिषद। यानी यहाँ पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है, स्वायत्त जिला परिषद के पास। यानी कि यहाँ पे जो भी आपके, समझ लो कि अगर आपको 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है तो आपके पास जो लॉ बनाने की पावर होगी वो किसके पास चली जाती है, स्वायत्त जिला परिषद यानी ADC के पास। और यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे पावर किसके पास रहती है, राज्यपाल के पास। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक काउंसिल होती है जिसे हम बोलते हैं TAC होती है, लेकिन यानी TAC यानी जनजातीय ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक। जनजातीय सलाहकारी समिति, कौन हो, इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ लिख लेंगे, जनजातीय सलाहकारी समिति, ठीक। तो इस समिति के पास, सॉरी समिति कह रहा हूं, परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद। तो यहाँ पे ये इसे सजेशन ले सकता है जनजातीय सलाहकारी परिषद से, लेकिन इस पे कानून कौन बनाएगा, राज्यपाल। लेकिन जब 6th शेड्यूल की बात आती है और राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है, सेंटर, तो बेसिकली सारी पावर किसके पास चली जाएगी, सेंटर के पास। लेकिन जब कोई स्टेट को 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है बच्चा, तो वहां पे पावर किसके पास चली जाती है, स्वायत्त जिला परिषद यानी ADC के पास।
तो वहाँ पे जो लॉ होते हैं वो कौन बनाएगा? एडीसी बनाएगी। कौन बनाएगा? एडीसी बनाएगी। ठीक, समझ गए? और वे जो एडीसी की काउंसिल होती है, इसमें एडीसी की काउंसिल को किसमें दिया हुआ है? सेक्शन याद रखेंगे 275(1). इसमें 275(1) में क्या दिया हुआ है? 275(1) में दिया हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो वहाँ के विकास परियोजनाओं के लिए क्या देगी? अनुदान देगी। ठीक, मदद करेगी। तो इसी के साथ हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है, और जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लास समझ आई होगी, और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो कुछ दिन में हमारी पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। बस आपको ये रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये नहीं करना कि एक क्लास ली, एक छोड़ दी, फिर एक ली, या फिर बाद में 2 छोड़ दी। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।